चलिए, तो आज हमारी डे 4 है क्लास। डे 1 में मैंने इंट्रोडक्शन के बारे में बताया हुआ था कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, मार्केट में क्यों आया, और जब क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं था तो क्या काम होता था, कैसे काम होता था, क्या प्रॉब्लम्स होती थी। ये सारी चीज़ें मैंने ए टू जेड डे 1 में इंट्रोडक्शन पे एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद डे 2 में मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि, सॉरी मैं इसका टॉपिक भी लिख देता हूँ। तो डे 1 में मैंने इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था, सिर्फ ए डब्ल्यू एस का ए डब्ल्यू एस बोल रहा हूँ, अजोर का इंट्रोडक्शन दिया था मैंने आपको। डे 2 में मैंने बताया था हाउ टू क्रिएट वीएम, ठीक है। तो अगर आपको अजोर क्लाउड के अंदर वर्चुअल मशीन क्रिएट करना है तो आप कैसे क्रिएट करेंगे, ये चीज़ मैंने बताई हुई थी। डे 3 में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है हाउ टू क्रिएट वीनेट, ठीक है, जिसे हम लोग वर्चुअल नेटवर्क भी बोलते हैं। तो ये तीन चीज़ें हमने डिस्कस की थी आज। हाँ बोलिए। ये बात है। आपका वॉइस नहीं आया, क्या बोले। ठीक है, डे 4 में आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू क्रिएट पियरिंग कनेक्शन। तो ये चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप रिजवान सर, आपका ये वीएम कैसे क्रिएट होता है, वीनेट कैसे क्रिएट होता है, ये दोनों चीज़ें कवर हो जाएगी। सिर्फ इंट्रोडक्शन रहेगा, वो आप वीडियो से कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा समझते हैं कि ये हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो वीनेट पियरिंग कनेक्शन है, ये क्या होता है, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, ये सब चीज़ें मैं आपको डिस्कस करके एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो एक्चुअली कल हमारा ये टॉपिक चल ही रहा था बट नेट चला गया था बीच में तो छोड़ दिया था मैंने। कोई दिक्कत नहीं, आज स्टार्टिंग से करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये समझो कि हमारा जो अजोर क्लाउड है उसका अकाउंट जब आप क्रिएट करते हो तो उस अकाउंट को क्रिएट करने के बाद उसके अंदर आपको क्रिएट करना पड़ता है एक सब्सक्रिप्शन। क्या करते हैं सर, हम लोग क्रिएट करते हैं एक सब्सक्रिप्शन। अब अगर आपने फ्री टायर का अकाउंट क्रिएट किया तो उस पर बाय डिफ़ॉल्ट एक सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। क्या होता है सर, अगर आपने अजोर क्लाउड में फ्री टायर का अकाउंट क्रिएट किया तो बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर एक सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि सर ये सब्सक्रिप्शन क्या होता है। तो सब्सक्रिप्शन एक आपको डेडिकेटेड बिलिंग का फीचर प्रोवाइड करवाता है। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, डायग्राम में समझो आप। ये मेरा अजोर का अकाउंट हो गया। क्या हो गया सर, अजोर का अकाउंट हो गया। मेरे पास तीन प्रोजेक्ट चल रहे हैं। मैंने बोला प्रोजेक्ट ए हो गया, देन मेरे पास प्रोजेक्ट बी हो गया, और मेरे पास प्रोजेक्ट सी हो गया। और ऐसे ही एक और प्रोजेक्ट ले लेते हैं, हमने बोला हमारे पास प्रोजेक्ट डी हो गया। मतलब हमारे पास चार प्रोजेक्ट अवेलेबल है। क्या है सर, हमारे पास चार प्रोजेक्ट अवेलेबल है, ए बी सी डी। अब प्रोजेक्ट ए के लिए मैं अलग बिलिंग लेना चाहता हूँ, प्रोजेक्ट बी के लिए मुझे अलग बिलिंग लेनी है, प्रोजेक्ट सी के अंदर मुझे अलग बिलिंग लेनी है, और प्रोजेक्ट डी के लिए मुझे अलग बिलिंग लेना है, ठीक है। चारों का डेडिकेटेड मुझे बिलिंग का रिक्वायरमेंट है। तो अगर मैं बात करूं AWS क्लाउड की, तो AWS क्लाउड में जनरली ये पॉसिबल नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं सर, मल्टीपल अकाउंट। प्रोडक्शन का अकाउंट अलग होता है, स्टेजिंग का अकाउंट अलग होता है, डेवलपमेंट का अकाउंट अलग होता है, टेस्टिंग का अकाउंट अलग होता है। तो AWS में क्या होता है, आपको एक अकाउंट के ऊपर एक ही बिलिंग बनेगा। लेकिन अजोर क्या बोलता है कि आप एक अकाउंट के अंदर जितने सब्सक्रिप्शन बनाओगे उतने अलग अलग बिलिंग्स आपको मिलेंगे। तो मैंने बोला मुझे चार बिलिंग चाहिए कि भाई टेस्टिंग का बिलिंग अलग होगा, प्रोडक्शन का बिलिंग अलग होगा। तो अजोर क्या बोलता है कि भैया आप चार सब्सक्रिप्शन क्रिएट कर लो। क्या करिए, आप चार सब्सक्रिप्शन ले लीजिए अजोर अकाउंट में। तो सब्सक्रिप्शन के बेसिस पे जो है तो आपको यहाँ पर बिलिंग मिलेगा। तो ये फीचर होता है अजोर में सब्सक्रिप्शन का। समझ में आया रिजवान सर, समीर सर एंड अकबर सर, ठीक है। तो अजोर में फीचर, सॉरी फीचर बोलो, सब्सक्रिप्शन जो है वो क्या करता है, आपको डेडिकेटेड बिलिंग एंड डेडिकेटेड सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है उस पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन के ऊपर। फिर एक बार मैं बोल देता हूँ, शायद रिजवान सर बीच में नहीं थे। तो देखो, जैसे क्या होता है AWS अकाउंट में आपके पास अलग अलग प्रोजेक्ट है या फिर अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो आपको सभी के लिए क्या करना पड़ता है, अलग अलग अकाउंट बनाना पड़ता है। क्यों, क्योंकि आपको बिलिंग और कंट्रोल सिक्योरिटी अलग अलग चाहिए सभी पे। प्रोडक्शन के लिए अलग सिक्योरिटी और अलग बिलिंग चाहिए, डेवलपमेंट के लिए अलग सिक्योरिटी एंड अलग बिलिंग चाहिए, प्रोडक्शन के बाद आपका डेवलपमेंट आ गया और स्टेजिंग आ गया, तो उनके लिए भी अलग अलग चाहिए। तो ऐसे ही अजोर में भी होगा। तो अजोर क्या बोलता है, आपको यहाँ पर अलग अलग अकाउंट नहीं बनाना है। आप क्या करो, एक ही अकाउंट के अंदर अलग अलग सब्सक्रिप्शन क्रिएट कर लीजिए। क्या करिए सर, आप अलग अलग सब्सक्रिप्शन क्रिएट कर लीजिए।
ठीक है। तो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन में दो फीचर मिलते हैं, एक तो पर्टिकुलर उस सब्सक्रिप्शन का पर्टिकुलर बिलिंग होगा, और उस सब्सक्रिप्शन के ऊपर आप कोई सिक्योरिटी लगाना चाहते हो तो वो चीज़ें भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये अजोर का कॉन्सेप्ट है। लेकिन AWS क्या बोलता है, नहीं मैं एक अकाउंट का एक ही बिलिंग दूंगा। आप बोलो कि एक अकाउंट के अंदर मुझे 4 अलग अलग बिलिंग चाहिए, नहीं दूंगा। तो ये AWS और अजोर में डिफरेंस होता है। तो इसलिए अजोर क्या बोलता है, भैया आप जब भी कोई रिसोर्स बनाओगे, रिसोर्स मतलब जैसे वर्चुअल मशीन हो गया, वीनेट हो गया, स्टोरेज सर्विस हो गई, डेटाबेस सर्विस हो गई, बैकअप सर्विस हो गई, कुछ भी आप अजोर के अंदर बनाते हैं अगर आप, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक सब्सक्रिप्शन चूज करना पड़ेगा कि किस सब्सक्रिप्शन के अंदर आप अपना रिसोर्स बना रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो डायग्राम में मैंने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है ये इसीलिए लिया है। ठीक है, कि हम जब भी अजोर के अंदर कोई चीज़ बनाते हैं तो सब्सक्रिप्शन बनाते हैं। ठीक है, सब्सक्रिप्शन चूज करने के अंदर आपका रिसोर्स आता है, क्या आता है, रिसोर्स, कि भाई आपका जो रिसोर्स है वो कौन से ग्रुप में होगा। अब बात आती सर ये सब्सक्रिप्शन तो समझ में आ गया था, अब ये रिसोर्स ग्रुप का क्या लफड़ा आ गया। अब मैंने बोला कि मान लीजिए एक सब्सक्रिप्शन है, ठीक है, अभी जैसे यहाँ पर हमने बात की ए प्रोजेक्ट, बी प्रोजेक्ट, सी प्रोजेक्ट और डी प्रोजेक्ट है। अब एक ही प्रोजेक्ट के अंदर 3 अलग अलग डिपार्टमेंट है। मैंने बोला ये प्रोडक्शन का हो गया, और ये डेवलपमेंट का हो गया, और ये स्टेजिंग का हो गया। तो आपको क्या करना पड़ता है यहाँ पर सर, AWS के केस में आपको सर्च करना पड़ता है, आपको पता नहीं होता। जैसे मैंने बोला कि मैंने एक EC2 इंस्टांस बना दिया और एक जो क्या बोलते हैं BPC बना दिया। अब मुझे ये देखना है कि भाई मेरा ए प्रोजेक्ट का कौन सा BPC और ए प्रोजेक्ट का कौन सा EC2 इंस्टांस है, तो आपको सर्च करके वहाँ पर टैग नेम से वेरीफाई होगा, राइट। लेकिन अजोर क्या बोलता है, आप रिसोर्स ग्रुप में जाओगे और उस रिसोर्स ग्रुप के अंदर वो सारे रिसोर्सेज दिखेंगे जो आपने उस रिसोर्स ग्रुप के अंदर बनाए। तो ऐसा समझ सकते हो कि जो रिसोर्स ग्रुप है वो एक लॉजिकल बाउंड्री है जो पर्टिकुलर किसी प्रोजेक्ट के रिसोर्सेज को उसके अंदर ऐड करने का फीचर प्रोवाइड करवाता है, ग्रुप बनाने का फीचर देता है। अच्छा, इसका एक सबसे अच्छा एडवांटेज ये है रिसोर्स ग्रुप का, मान लीजिए कि आप AWS क्लाउड आप सभी ने पढ़ रखा है। AWS क्लाउड में आपने क्या किया, एक EC2 इंस्टांस बना दिया, ठीक है, एक BPC बना दिया आपने, और S3 बकेट क्रिएट कर दिया। तीनों को एक ही बार में डिलीट करना है, ऐसा कोई फीचर अभी तक आपने पढ़ा या सुना या देखा कभी आपने AWS क्लाउड में कि तीनों एक ही बार में डिलीट हो जाए? यस और नो? रिजवान सर, समीर सर, अकबर सर, सैयद सर। मैंने बोला कि AWS के अंदर मैंने EC2 इंस्टांस बनाया, BPC बनाया, S3 बकेट बनाया, ठीक है। अब बनाने का टाइम तो एक एक करके आपने तीनों को क्रिएट किया, और उसके बाद यहाँ पर जब हमने डिलीट कर दिया, क्या कर दिया, जब हमने डिलीट कर दिया, सॉरी डिलीट कर दिया नहीं, डिलीट करेंगे, तो आपको एक एक करके करना पड़ेगा। आप EC2 सर्विस पे जाओगे तो EC2 डिलीट करोगे, BPC पे जाओगे BPC को डिलीट करोगे, S3 पे जाओगे S3 को डिलीट करोगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तीनों एक ही क्लिक पे डिलीट हो जाए। ऐसा पॉसिबल है क्या AWS क्लाउड के अंदर? सॉरी फिर से बोलिए। नहीं नहीं, सिक्योरिटी ग्रुप का यहाँ पर कोई लेना देना ही नहीं है भाई। S3 बकेट में आप कहाँ सिक्योरिटी ग्रुप ऐड करते हो बताइए? हाँ, बिल्कुल। तो टेराफॉर्म के थ्रू कर सकते हो, लेकिन टेराफॉर्म में भी क्या बोलता है, अगर तीनों इसी से क्रिएट हुए तो इसी से डिलीट करोगे, राइट। बट कंसोल में ऐसा नहीं है। अजोर क्या बोलता है, मैं आपको ये फीचर देता हूँ। अब अजोर कैसे दे रहा है ये फीचर, वो समझना है। तो देखो अजोर क्या बोलता है कि भैया मेरा रिसोर्स ग्रुप है, ये दिख रहा है आपको रिसोर्स ग्रुप। इस रिसोर्स ग्रुप के अंदर जितने रिसोर्सेज बने आप, तो आप रिसोर्सेज को डिलीट मत करो, आप रिसोर्स ग्रुप को ही डिलीट कर दो। तो रिसोर्स ग्रुप के अंदर जो रिसोर्सेज होंगे वो ऑटोमेटिक डिलीट कर देगा सारा कुछ। तो ये एडवांटेज होता है रिसोर्स ग्रुप का, पहला। दूसरी चीज, आपको उस रिसोर्स ग्रुप के अंदर वो सारी चीजें मिल जाएंगी एक ही जगह पे जो आपके उस प्रोजेक्ट से या उस रिसोर्स ग्रुप से रिलेटेड है। समझ में आए? यस और नो? ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका वीनेट का कॉन्सेप्ट। तो वीनेट वैसा ही है जैसा आपका AWS क्लाउड में BPC होता है, जो कि आपका
वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड बोलते हो या फिर वर्चुअल प्राइवेट डेटा सेंटर बोलते हो, तो अजोर क्लाउड में भी यही फीचर मिलता है कि अगर आपको क्या करना है, खुद का प्राइवेट डेटा सेंटर सेटअप करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक वीनेट क्रिएट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक वीनेट क्रिएट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। बंदे गलती क्या करते हैं, जो AWS क्लाउड पढ़े हैं या अजोर क्लाउड पढ़े हैं, मतलब सिंगल क्लाउड का नॉलेज है, उनके साथ तो ये सीन नहीं होता। लेकिन जो बंदा मल्टी क्लाउड वाला होता है, जैसे आप लोगों ने AWS क्लाउड पढ़ा हुआ है और अजोर क्लाउड पढ़ रहे हो, तो ये गलतियां आपसे होती हैं। अब गलती क्या होती है, ज़रा ध्यान से समझना। पहले मैं AWS के केस में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले आप क्या करते हैं, AWS क्लाउड में एक BPC बनाते हो, यस और नो? यस और नो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ भाई, आप AWS क्लाउड में BPC बनाते हो, उस BPC के अंदर क्या करते हो, सबनेट बनाते हो, यस? अब सबनेट कितने टाइप के होते हैं मुझे ये बताइए। दो टाइप, प्राइवेट एंड पब्लिक, वेरी गुड। पब्लिक और प्राइवेट में क्या डिफरेंस होता है? वेरी गुड। अब ऐसा मान के चलो मैं नॉन टेक्निकल बंदा हूँ और मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि मैं डिसाइड कैसे करूँगा कि किसको पब्लिक बनाना, कैसे प्राइवेट, मतलब वे क्या होता है, जो पब्लिक है उसको कैसे पब्लिक बनाते हैं और जो प्राइवेट है उसको प्राइवेट कैसे बनाया जाता है? भाई नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, देखो क्या होता है। सबसे पहले आप जब BPC बनाओगे, BPC के अंदर सबनेट बनाओगे, ठीक है। अब सबनेट के बाद हमारे पास दो तीन चीज़ें क्रिएट होती हैं। पहला एक आता है IGW का कॉन्सेप्ट, इंटरनेट गेटवे का, ठीक है। तो इंटरनेट गेटवे आप क्रिएट करोगे और अटैच कर दोगे BPC पे, ठीक है। ये तो कॉमन है, इसका कोई मतलब फंडा ही नहीं है। तो ये आपने इंटरनेट गेटवे बनाया और आपने दे दिया कहाँ पर, आपने BPC पे। अब आपने सबनेट है, अब भाई अगर आपका इंटरनेट BPC पे है तो दोनों सबनेट पे भी आ जाएगा। तो यहाँ पर इसके लिए AWS क्या बोलता है, भैया आप राउट टेबल लगाइए। क्या करिए, एक राउट टेबल लगाइए। अब ये राउट टेबल क्या होता है, इसमें डिफाइन होता है कि भैया कौन सी ट्रैफिक कहाँ से आएगी और कहाँ से जाएगी, ठीक है। तो आपने क्या किया, दो राउट टेबल बनाए, ध्यान से समझना अभी, मैं थोड़ा सा एक सेकेंड, चलिए। तो यहाँ पर आपने क्या किया, राउट टेबल बना दिया। तो मैंने बोला ये पब्लिक वाला राउट टेबल हो गया, ठीक है। PRT का मतलब पब्लिक, सॉरी पब्लिक लिख ही देता हूँ, पब्लिक राउट टेबल हो गया, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या किया, एक और राउट टेबल बनाया प्राइवेट वाला। अभी ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इंटरव्यू का भी है और रियल इंडस्ट्री में यही बंदे गलतियाँ करते हैं। तो यहाँ पर क्या किया कि आपने एक और राउट टेबल बनाया जो कि आपने प्राइवेट बनाया। अब राउट टेबल कोई पब्लिक और प्राइवेट कब होता है, ध्यान से समझना। आपने जब राउट टेबल बना दिया तो उस राउट टेबल के अंदर अगर आप, सॉरी पब्लिक नहीं, ये प्राइवेट होगा, ठीक है। तो अगर आपने कोई राउट टेबल बनाया और उस पे अगर आपने क्या कर दिया, 0.0 वाला जो इंटरनेट का ग्लोबल एड्रेस है, ये AWS के टर्म में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अगर आपका ये वाला एड्रेस आपने कहाँ पर डाल दिया, अपने राउट टेबल पे, और इस राउट टेबल पे आपने इंटरनेट गेटवे बता दिया कि आपकी जो ट्रैफिक है इंटरनेट गेटवे से आएगी और जाएगी, तो ये पब्लिक बन गया। और जब आप प्राइवेट बनाते हो ना, तो यहाँ पर आपका क्या होता है कि ये वाला जो 0.0 एड्रेस है ये अलाउड नहीं होता, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हम इस पे इंटरनेट गेटवे अटैच नहीं करते। तो जब इस पे इंटरनेट गेटवे अटैच नहीं होगा तो ये हमारे सबनेट तक इंटरनेट भी प्रोवाइड नहीं करवाएगा, ठीक है। अटैच का मतलब ये होता है कि एसोसिएट कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि राउट टेबल में जो पाथ जाएगा वो बाहर कैसे जाएगा, भाई आपका ट्रैफिक है, आप घर से बैठ के यूट्यूब चला रहे हो, फेसबुक चला रहे हो, तो आपका ट्रैफिक कहाँ जाता है, पहले आपके ISP पे जाता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर पे जाता है। फिर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या करता है, उसको इंटरनेट तक भेजता है। तो ऐसे ही है कि भाई आपका ये इंटरनेट गेटवे इंटरनेट प्रोवाइड करवा रहा है कंप्लीट BPC पे, लेकिन जो BPC का ट्रैफिक है या सबनेट का ट्रैफिक है वो बाहर इसी से जाएगा और इसी से अंदर आएगा। तो अगर आपने किसी राउट टेबल पे इंटरनेट गेटवे का पाथ ऐड कर दिया और इंटरनेट 0.0 पाथ ऐड कर दिया तो वो पब्लिक बन जाता है, और अगर आपने ऐड नहीं किया तो वो प्राइवेट रहता है। समझ में आ गया अभी? चलिए।
तो ये AWS के केस में था, ठीक है। अब जरा अजोर के केस में सुनना क्या कहानी होती है, ठीक है। अजोर पूरा इस कॉन्सेप्ट को ही अलग कर देता है दुनिया से। तो मैं इसको एक सेकेंड डिलीट कर देता हूँ। चलिए, अब अजोर के केस में बात करते हैं। तो अजोर में क्या किया आपने, एक वीनेट क्रिएट कर दिया, ठीक है। क्या किया आपने, एक वीनेट क्रिएट किया। अब ये वीनेट तो वैसे ही हो गया जैसे आपका AWS में BPC था, राइट। तो आपने यहाँ पर वीनेट क्रिएट किया। अब वीनेट के बाद आपने जब सबनेट क्रिएट कर दिया, क्या कर दिया सर आपने, वीनेट के अंदर आपने सबनेट क्रिएट कर दिया। तो यहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट सबनेट जैसा कॉन्सेप्ट तो होता है, बट ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। वो दो चीज़ें कौन कौन सी होती हैं, आपने अगर कोई VM क्रिएट किया अजोर के अंदर, क्या किया सर आपने, कोई आपने अजोर क्लाउड में VM क्रिएट कर दिया, और उस VM पे अगर पब्लिक IP है, क्या है सर, अजोर क्लाउड पे अगर आपने एक वर्चुअल मशीन बनाया और उस वर्चुअल मशीन पे कोई पब्लिक IP डली हुई है, और आपके NSG पे, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप पे, आउटबाउंड का पोर्ट अलाउड है, तो वो आपका पब्लिक बन के काम करेगा। बात आ गई समझ में क्या, अगर VM पे पब्लिक IP है, ठीक है, ध्यान देना, VM पब्लिक IP और NSG आउटबाउंड अलाउड, तो अगर आपके VM पे पब्लिक IP है और NSG पे आउटबाउंड रूल अलाउ है, तो वो आपका जो सबनेट बोल दो या VM बोल दो, वो पब्लिक की तरह बिहेव करेगा। क्या करेगा, पब्लिक की तरह बिहेव करेगा। और अगर आपके VM पे पब्लिक IP नहीं है और NSG पे आउटबाउंड अलाउड नहीं है, तो वो प्राइवेट की तरह बात करेगा, प्राइवेट की तरह बिहेव करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, समझ में आए। इसमें ये राउट टेबल वाला फंडा नहीं होता कि राउट टेबल पे आपने अगर सबनेट को एसोसिएट कर दिया तो पब्लिक बनेगा, सबनेट एसोसिएट नहीं किया तो प्राइवेट ने, ऐसा कोई फंडा ही नहीं है इसका। समझ में आ गया, क्या बोल रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, राउट टेबल है, राउट टेबल, लेकिन क्या करता है कि कौन से पाथ से कैसे जाएगा ट्रैफिक, वो सब के लिए, कंट्रोल के लिए। आपके VM को पब्लिक प्राइवेट करने के लिए राउट टेबल का कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो आते हैं जरा वापस से हम हमारे कॉन्सेप्ट पे। तो एक मिनट रुकिएगा, हेलो, करता हूँ मैं, थोड़ा काम करूँ, 12:30 तक, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला आप लोगों को कि आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं वीनेट पियरिंग का कॉन्सेप्ट। तो अब वीनेट पियरिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है जरा ये समझना है, ठीक है। तो एक सेकेंड, इस डायग्राम को जरा मैं स्पेंड से ओपन करता हूँ। चलिए, तो हमने क्या बोला कि देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब्सक्रिप्शन बनाते हैं, सब्सक्रिप्शन के अंदर रिसोर्स ग्रुप बनाता है, रिसोर्स ग्रुप के अंदर आप वीनेट बनाते हो, वीनेट के अंदर सबनेट होते हैं, सबनेट के अंदर VM होती है, वर्चुअल मशीन होती है, ठीक है। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है जरा ये समझना है। तो मैंने क्या बोला कि भाई यहाँ पर मेरे पास एक वीनेट है और यहाँ पर दूसरा वीनेट है। इन दोनों वीनेट पे अगर मुझे क्या करना है, आपस में कम्युनिकेशन करवाना है प्राइवेट IP का यूज़ करके। कैसे करवाना है सर, प्राइवेट IP का यूज़ करके। तो कैसे होगा, तो इसके लिए हम लोग के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप वीनेट पियरिंग का ऑप्शन यूज़ करो या साइड टू साइड पियरिंग का ऑप्शन यूज़ करें, ठीक है। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं वीनेट पियरिंग। तो आज का जो मेन एजेंडा है वो क्या है कि भाई मेरे पास दो सबनेट हैं, उन सबनेट सॉरी दो वीनेट है, उन वीनेट के अंदर सबनेट बने हुए हैं, सबनेट के अंदर मेरे पास वर्चुअल मशीन है, और उन वर्चुअल मशीन की प्राइवेट IP के थ्रू एक दूसरे को पिंग कर पाना चाहिए। ये हमारा एजेंडा है, ठीक है। अब जरा समझना कि अगर मैं प्राइवेट IP यूज़ ना करूँ, पब्लिक IP यूज़ करूँ तो क्या होगा। देखो, फॉर एग्जांपल ये आपका वर्चुअल मशीन है, ये पब्लिक है, ठीक है, मतलब इस पर पब्लिक IP डली हुई है और आउटबाउंड अलाउड है, ये वाला भी अलाउड है। अब मैंने क्या बोला कि यहाँ से आप क्या करिए, एक फाइल पड़ी हुई है, उस फाइल को इस वाले वीनेट के जो सबनेट है वहाँ पर जो VM बनी हुई है उसको भेज दो, ठीक है। इसको मैं नेम दे देता हूँ VM को, ठीक है। मैंने बोला ये X नाम की जो VM है, इसको क्या करना है, एक फाइल भेज देना है, किसको, X नाम के जो VM है, और ये जो बंदा है ये Y है, ठीक है।
तो मैंने बाय को बोला कि भाई एक काम कर, एक फाइल है यहाँ से उठा के एक्स वाले को भेजना है। तो अगर ये इसके पास ये प्राइवेट कम्युनिकेशन का कोई ऑप्शन नहीं है तो ये क्या करेगा, ये एसएसएच या जो भी मेथड होते हैं, ठीक है, उनके थ्रू फाइल भेजेगा। इसकी ट्रैफिक क्या होती, पहले आती यहाँ पर गेटवे पे। कहाँ पर आती सर, गेटवे पे। तो यहाँ पर एक गेटवे लगा होता है, इस गेटवे से ट्रैफिक होकर इंटरनेट पे जाएगी और इंटरनेट से वापस इस गेटवे पे आएगी। इस गेटवे पे चेक करेगा बाहर की ट्रैफिक अलाउ है क्या, बोलेगा हाँ अलाउ है, इस गेटवे से अंदर भेज देगा, आपका ये हो जाएगा। बट क्या हुआ, आपका जो डेटा है वो इंटरनेट पे एक्सपोज हो रहा है, तो सिक्योर नहीं है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसका एक और इंडस्ट्रियल बेस्ड आपको एग्जांपल देता हूँ मैं, ध्यान देना। मैंने बोला ये आपका एक वीनेट हो गया, दूसरा वीनेट ये हो गया, तीसरा वीनेट ये हो गया, और ये आपका सब्सक्रिप्शन हो गया अज़ूर का, सॉरी सब्सक्रिप्शन नहीं, रिसोर्स ग्रुप ले लो, और ये उसके अंदर सब्सक्रिप्शन हो गया, ठीक है, ये ग्रीन कलर का सब्सक्रिप्शन हो गया, उसके अंदर रिसोर्स ग्रुप, देन ये आपका वीनेट। अब ध्यान से समझना, ये जो वीनेट है ये आपका प्रॉड के लिए, प्रोडक्शन के लिए हो गया, ये वाला जो वीनेट है ये डेवलपमेंट के लिए हो गया, और ये वाला जो है ये स्टेजिंग के लिए हो गया, ठीक है, ये टेस्टिंग के लिए हो गया, या क्यूए के लिए हो, जो भी चीज़ है, आपके 3 अलग अलग वीनेट बने हुए। अब इन वीनेट के अंदर सबनेट होंगे, ठीक है, एक सबनेट इसके अंदर पड़ा हुआ है और दूसरा सबनेट यहाँ पर बना हुआ है। फिर यहीं पर सेम कहानी आएगी, तो यहाँ पर भी आपने क्या कर दिया, ये आपने यहाँ पर सबनेट बना दिए, उसके बाद यहाँ पर भी आपने सबनेट क्रिएट कर दिया, राइट। तो अब जरा कहानी सुनना, आप लोगों ने क्या बोलते हैं 3 टायर आर्किटेक्चर या मल्टी टायर आर्किटेक्चर का नाम सुना है क्या? थोड़ा सा बताएंगे क्या सुना है और क्या जानते हो, 3 टायर आर्किटेक्चर क्या होता है? चलिए मैं बता देता हूँ एक 3 टायर आर्किटेक्चर क्या होता है, ठीक है। 3 टायर आर्किटेक्चर में आपकी 3 लेयर पे सिक्योरिटी चलती, ठीक है। पहला होता है वेब, उसके बाद होता है ऐप, उसके बाद होता है डीबी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये प्रॉड डेव और स्टेजिंग को हटा के मैं क्या करता हूँ, वेब ऐप और डीबी का ही लेके एग्जांपल चलता हूँ। ये चीज़ें बहुत अच्छी रहेगी, आप इंटरव्यू पे भी एक्सप्लेन कर पाओगे इस चीज़ को। चलिए, तो मैंने क्या बोला कि भाई ये जो आपका वीनेट है, यहाँ पर वेब एप्लीकेशन चल रहा है, ठीक है। ये वाला जो आपका वीनेट है यहाँ पर ऐप सर्वर चल रहा है, और ये वाला जो चल रहा है ये डीबी चल रहा है, ठीक है। अब ध्यान देना चीज़ों को। अब क्या होगा कि भाई आपका जो वेब वाला है, ठीक है, क्या है वेब वाला, यहाँ पर यूज़र की ट्रैफिक डायरेक्ट आती है। इसका एक एग्जांपल आपको लाइव दिखाता हूँ मैं। जैसे आप क्या करो, मिंत्रा शॉपिंग एप्लीकेशन खोलते हैं, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है, ये जो डैशबोर्ड आपको दिख रहा है, ये कौन सा हीरो और हीरोइन है, ठीक है। ये जो जूता मोजा जो भी दिख रहा है आपको, ये सब कहाँ से आ रहा है, ये सब आपका रन हो रहा है सर यहाँ पर, क्या बोलते हैं, इस पे वेब सर्वर पे, ठीक है। तो ये आपका वेब वाली चीज़ें दिख रही हैं आपको, यहाँ पर जो भी चीज़ें आप देख रहे हो ये सब आपका वेब पे है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो लॉगिन का पेज है, कहाँ, ये प्रोफाइल, ये लॉगिन और साइन अप का पेज है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो लॉगिन करने के बाद जो चीज़ें दिखेंगी वो कहाँ से आएंगी, वो ऐप के अंदर आएंगी, ठीक है। और ऐप के अंदर से जो डेटा आएगा, भाई आपने कुछ प्रोडक्ट ऑर्डर किया है, कुछ पेमेंट किया है, वो सब जो हिस्ट्री वगैरह होगी, आपने कौन सा प्रोडक्ट का परचेस किया, पूरा डेटा होता है ना आपके पास, तो वो सब कहाँ से आता है, वो डेटाबेस से आता है। तो जनरली जो ट्रैफिक का फ्लो होता है वो कोई किस तरीके से होता है, यहाँ पर आपका यूज़र बैठा होगा, ठीक है, ध्यान देना। ये यूज़र बैठा है, ये अपने लैपटॉप पे एक्सेस करेगा वेबसाइट को, तो इसकी ट्रैफिक आएगी सबसे पहले यहाँ पर वेब सर्वर पे। कहाँ पर आएगी सर, वेब सर्वर पे, ठीक है। अब यहाँ से वेब सर्वर पे चला गया, ये मतलब ये फ्रंट एंड दिख रहा है इसको, ये जो मैंने बताया ये आपको फ्रंट एंड दिख रहा है। अब उसके बाद इसने अगर लॉगिन किया तो ये क्या करेगा, यहाँ पर जाएगा, तो डायरेक्ट आपका जो यूज़र है वो डायरेक्ट अंदर नहीं जाएगा। अब यहाँ पर जो वीएम चल रही होंगी वो अंदर जाएंगी, वो इनको परमिशन है, और यहाँ से फिर इसको डेटा चाहिए तो ये ऐप वाला इसके अंदर जाएगा। तो इस तरीके से ये 3 टायर आर्किटेक्चर का एक वर्कफ्लो होता है, ठीक है। तो अब जरा प्रॉब्लम समझना क्या होगा कि भाई यहाँ पर ट्रैफिक आई कहाँ पर, वेब पे, वेब से ऐप पे जा रही है, ऐप से डीबी पे जा रही है।
अब सिक्योरिटी भी तो मेंटेन करनी है। देखो वैसे तो ये सिक्योर है, बट और भी एक्स्ट्रा लेयर की सिक्योरिटी चाहिए, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर फायरवॉल रख दोगे। क्या करोगे, एक फायरवॉल यहाँ रख दोगे, एक फायरवॉल यहाँ रख दोगे। कब, जब ये ट्रैफिक इंटरनेट से एक्सपोज होके आएगी, ठीक है, अभी मैं बात कर रहा हूँ इंटरनेट के केस में, तो ये यहाँ पर बीच में इसलिए रख रहा हूँ कि आपको पता हो। तो आपकी ट्रैफिक इंटरनेट से एक्सपोज हो रही, जैसे ये वाला बैब वाला है, इस पे भी इंटरनेट चल रहा है, ऐप वाले पे भी इंटरनेट चल रहा है, डीबी पे भी इंटरनेट चल रहा है। तो एक तो यहाँ पर क्या होगा कि फायरवॉल लगाओगे तो फायरवॉल का कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगा। दूसरी चीज़, सिक्योरिटी मेंटेन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि भाई ये तो पब्लिक हो रहा है अगर इंटरनेट दे रहे हैं तो क्या बोलती है कंपनी कि भैया यहाँ पर इंटरनेट का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दो ना, इसको इंटरनेट क्यों देना है, इसको इंटरनल कम्युनिकेशन कराओ। तो फिर बोला गया कि भैया ठीक है करेंगे। तो इंटरनल कम्युनिकेशन कराओगे तो दो एडवांटेज होते हैं। पहला एडवांटेज क्या होता है कि आपका जो फायरवॉल का कॉस्ट है वो बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट है, फायरवॉल की जरूरत ही नहीं है। दूसरी चीज़, आपका यहाँ पर जब फायरवॉल नहीं लगेगा तो कॉस्ट बच रहा है, और दूसरी चीज़ क्या होगी कि इनका जो कम्युनिकेशन है वो प्राइवेट हो रहा है, इंटरनेट पे ट्रैफिक एक्सपोज ही नहीं हो रही। ट्रैफिक कहाँ तक आ रही, यहाँ तक आ रही, और यहाँ तक इंटरनेट है, इसके अंदर इंटरनेट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा। तो सिक्योरिटी यहाँ पर मेंटेन हो रही है। तो कंपनी के अंदर ये आर्किटेक्चर चलता है। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं कि ये वीनेट पियरिंग कैसे होगा, तो उसका रिक्वायरमेंट भी कुछ ऐसा ही होता है। मान लीजिए मैंने एक एप्लीकेशन बनाया नॉर्मल, मैं वहाँ पर 3 टायर आर्किटेक्चर ना लेके 2 टायर आर्किटेक्चर ले रहा हूँ। तो मैंने बोला कि भाई मेरा जो वेब सर्वर है या एप्लीकेशन सर्वर है वो इस पे चल रहा है, और डेटाबेस यहाँ पे। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर डेटाबेस जो है रखा हुआ है, डायरेक्ट दूसरे सबनेट से या दूसरे वीनेट से डेटा उठ के आ जाए। तो इन दोनों के बीच पहले कम्युनिकेशन तो होना चाहिए। अब कम्युनिकेशन कराने के दो ही तरीके हैं, पहला या तो इंटरनेट का तरीका यूज़ करो, या दूसरा है कि भाई पियरिंग वगैरह का कॉन्सेप्ट यूज़ करो। तो इसलिए हमें ये पीनेट पियरिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ रहा है। समझ में आया इंडस्ट्री में कहाँ पर यूज़ होता है वीनेट पियरिंग का कॉन्सेप्ट। चलिए, तो आते हैं जरा और हम करेंगे इसकी लैब को सेटअप, ठीक है। तो जरा मुझे 2 मिनट दो, पानी पी लूँ, फिर करते हैं कंटिन्यू। चलिए, तो आते हैं और मैं लॉगिन करता हूँ अपना अजूर का अकाउंट, ठीक है। हाँ बोलिए। अपडेट करते हैं उसके लिए नेट गेटवे लगाया जाता है। तो आपका क्या होता है कि अंदर की ट्रैफिक बाहर जाएगी, बट बाहर की ट्रैफिक अंदर नहीं आएगी, और उसका जो प्राइवेट आईपी है वो गेटवे पे पब्लिक आईपी मिलेगा, उस गेटवे से उठा के बाहर जाएगा। हाँ हाँ, उसके लिए हम लोग नेट गेटवे का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, पढ़ेंगे आगे वो भी, ठीक है। चलिए, तो आते हैं जरा और करते हैं हम इसकी लैब। तो यहाँ पर मैं अजोर अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ। देखो, यहाँ पर आप हर चीज़ें सर्च कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपको सब्सक्रिप्शन, राउट टेबल, वीनेट जो भी सर्च करना है सब यहाँ से सर्च हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर ऑल सर्विसेज पे जाओगे तो यहाँ पर सारी सर्विसेज आपको मिल जाएंगी, जैसे AWS में जाके आपको मिल जाती है, ठीक है। अज़ोर का मशीन लर्निंग चाहिए, AI सर्च चाहिए, जो भी सर्विसेज चाहिए सब आपको यहाँ मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद नीचे आओगे तो ये मिल जाएगा आपको, वर्चुअल मशीन वगैरह ये सब मिल रहा है, देख रहे हैं यहाँ पर आप। कंप्यूट फ्लीट, बहुत सारी सर्विसेज है, तो ये सब मिल जाएगा। तो मैंने बोला यहाँ से वापस आओ, सबसे पहले आप होम पे आइए और आपको रिसोर्स ग्रुप पे जाना है।
तो यहाँ पर देखो आपके पास कोई भी रिसोर्स ग्रुप नहीं है, ठीक है। तो अब कई बार क्या होता है कि आपसे ना जनरली इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है नॉलेज चेक करने के लिए कि क्या हम अजोर क्लाउड के अंदर बिना रिसोर्स ग्रुप के कोई रिसोर्स क्रिएट कर सकते हैं क्या, नहीं। तो फिर कई लोगों के मन में पता है क्वेश्चन क्या आता है कि सर मैं तो एक वीएम बना रहा था, मैंने रिसोर्स ग्रुप क्रिएट नहीं किया, तो वो वीएम कैसे बन गई। तो भैया वो बाय डिफ़ॉल्ट एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर देगा। अगर आपने कोई रिसोर्स ग्रुप पहले से नहीं बनाया है और आपने कोई रिसोर्स क्रिएट किया तो वो बाय डिफ़ॉल्ट एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करके दे देता है। समझ में आया? चलिए, तो यहाँ पर हाँ भाई, वो रैंडम नाम से दे देता है। जो मोस्टली आप रिसोर्स का नाम रखते हो उसके बेसिस पे उठाता है वो। जैसे मैंने कल एक वीएम बनाई थी, उस वीएम पे मैंने नाम रखा हुआ था डेमो वीएम, तो वो उसका न्यू रिसोर्स या डेमो ऐसा कुछ करके रखा था। मतलब रिसोर्स ग्रुप रखेगा और डेमो वो रख देता है, रिसोर्स के नाम पे रख लेता है वो। हाँ, ठीक है। तो ये चीज़, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक रिसोर्स ग्रुप कर क्रिएट कर रहा हूँ और यहाँ पर रिसोर्स ग्रुप का जो नाम है मैं दे रहा हूँ बीनेट पियरिंग, ठीक है। अब यहाँ पर देखो भैया, ये सब्सक्रिप्शन का फंडा आता है। देखो अभी आपके पास क्या है, अज़ोर का सब्सक्रिप्शन एक ही है, ठीक है। ये आपका फ्री टायर का है इसलिए एक आ रहा है। एक से ज़्यादा क्रिएट करना है तो आप यहाँ पर सब्सक्रिप्शन पे जाके कर सकते हो, अभी बता दूंगा उसको। फिर उसके बाद यहाँ पर आपका रिसोर्स ग्रुप का नाम और किस रीज़न पे बनाना है। अब कई लोगों के मन में ये क्वेश्चन भी आता है कि सर हमने रिसोर्स ग्रुप जिस रीज़न पे बनाया है, क्या हमारे रिसोर्सेज भी उसी रीज़न पे होने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि भाई मैंने रिसोर्स ग्रुप बना दिया इंडिया रीजन पे और मैं वीनेट बनाना चाहता हूँ अमेरिका रीजन पे, तो क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा जो रीजन है वो ईस्ट यूएस है, किसके लिए? मेरे वीनेट पियरिंग नाम के रिसोर्स ग्रुप के लिए। नेक्स्ट करो, यहाँ पर ये टैग पूछ रहा है जो आप AWS क्लाउड में देते थे टैग नेम वगैरह, वही चीज़ है। तो आप यहाँ पर टैग और उसकी वैल्यू दे सकते हो। मैंने बोला रिव्यू एंड क्रिएट। ये वैलिडेशन लिंक आती है, यहाँ पर वैलिडेशन पास होता है फिर आप क्रिएट करेंगे। सो वेट करें थोड़ा सा। हम्म, डिफरेंट डिफरेंट में कर सकते हो ना, वही चीज़ तो मैंने बताया कि भाई आपका सब्सक्रिप्शन अलग रीज़न पे है और रिसोर्स अलग रीज़न पे बना सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड प्रोसेस तो ये होता है कि आपको सेम रीज़न पे रखना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि कई सर्विसेज ऐसी होती हैं जो क्रॉस रीज़न पे सपोर्ट नहीं करती हैं, तो वो चीज़ आपके लिए ईजी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा टाइम ले रहा है तो मैं एक काम करता हूँ, क्रिएट कर देता हूँ। तो ये आपका क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर वैलिडेशन पास लिखा हुआ आता है, ठीक है। तो देखो आ गया रिसोर्स ग्रुप क्रिएटेड। अच्छा, अजोर का एक थोड़ा सा लफड़ा ये है कि ये थोड़ा स्लो है। जैसे अभी आप यहाँ पर रिफ्रेश करोगे तो तुरंत कभी कभी आ जाता है, कभी कभी नहीं आता है ये नेम वगैरह। तो देखो हमने क्या किया है, एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर लिया, किस नाम से? वीनेट पियरिंग के नाम से, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू डायग्राम क्या करना है भैया, हमारा सब्सक्रिप्शन हो गया, रिसोर्स ग्रुप हो गया। अब क्या बनाएंगे? वीनेट बनाएंगे। कितने वीनेट बनाएंगे? 2, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाइए आप और सर्च कर लीजिए आप वीनेट का, ठीक है। ये वर्चुअल नेटवर्क के नाम से आता है। तो यहाँ पर देखो कोई भी वर्चुअल नेटवर्क नहीं है आपके पास, तो आप यहाँ पर भी क्लिक करके कर सकते हो क्रिएट, और यहाँ नीचे भी लिखा हुआ रहा है तो जहाँ पर आपको क्लिक करना है, मैंने बोला क्रिएट करते हो वर्चुअल नेटवर्क। अब यहाँ पर आएंगे तो पूछ रहा है कि किस रिसोर्स ग्रुप पे बनाना है भैया, तो हमने बोला हमारे पास एक ही रिसोर्स ग्रुप है वीनेट पियरिंग, इसी पे बनाएंगे, ठीक है। अब पूछ रहा है वीनेट का नाम, तो मैंने दे दिया वीनेट 1। क्या दे दिया सर? वीनेट 1 नाम दे दिया मैंने। उसके बाद नेक्स्ट पे आएंगे। अब कई बंदे पता है यहाँ पर गलती क्या करते हैं, यहाँ पर ये दिया और डायरेक्ट रिव्यू एंड क्रिएट कर देंगे, तो ये पता है क्या करेगा, सब कुछ डिफ़ॉल्ट उठा लेगा। CIDR सबनेट सब कुछ बाय डिफ़ॉल्ट उठा लेता है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ नहीं करना है, क्या करना है, एक एक चीज़ समझनी। नेक्स्ट पे आइए। फिर यहाँ पर अजोर बैसन है, फायरवॉल है। तो अगर आप क्या करना चाहते हो, आपके पास कोई इंस्टांस है, कैसा? अगर आपके पास कोई इंस्टांस है और वो चीज़ क्या है कि आपकी उस पर पब्लिक IP वगैरह नहीं है, आप उसको कनेक्ट करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, अजोर बैसन का यूज़ करके कनेक्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हो सर? अजोर बैसन का यूज़ करके कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर चूज़ कर सकते हो। फिर फायरवॉल लगाना है, फायरवॉल चूज़ कर सकते हो। फिर उसका डीडोस प्रोटेक्शन लगाना है तो डीडोस प्रोटेक्शन लगा सकते हो। फिर नेक्स्ट आएंगे आप IP एड्रेस। तो देखो ये बाय डिफ़ॉल्ट एक सबनेट बना रहा है और उस सबनेट का नाम क्या होगा? डिफ़ॉल्ट। और जो डिफ़ॉल्ट सबनेट बनता है ये पब्लिक होता है। क्या होता है सर? जो डिफ़ॉल्ट सबनेट बनता है ये पब्लिक होता है, ठीक है। अभी मैंने बताया कि पब्लिक और प्राइवेट कैसे होता है, ये डिसाइड करता है कि आपने जो आपका सबनेट है
उस पर एनएसजी आउटबाउंड दिया है कि नहीं दिया, ठीक है। तो ये चीज़, तो यहाँ पर ये उठा रहा है। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करें, टैग रिव्यू एंड क्रिएट, तो यहाँ पर ये रनिंग फाइनल वैलिडेशन आ रहा है, वैलिडेशन पास होगा फिर रिव्यू एंड क्रिएट हो जाएगा आपका। देखो वैलिडेशन पास हो गया, क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए आप। तो वेट करें, ये डिप्लॉयमेंट प्रोग्रेस पे क्रिएट हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेता है, AWS के कंपेयर में ये स्लो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपका क्रिएट हो गया एक वीनेट। अब यहाँ पर रिसोर्स ग्रुप पे आइए, तो पूछ रहा है कि कौन सा रिसोर्स ग्रुप, तो भैया वीनेट पियरिंग का रिसोर्स ग्रुप है, इस पे आएंगे आप। तो यहाँ पर दिखा रहा है एक वीनेट 1 क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि मुझे एक और वीनेट क्रिएट करना है, तो यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक करें। सॉरी, ये दूसरा कहीं चले गए। यहाँ पर वर्चुअल नेटवर्क पे आइए और यहाँ पर क्रिएट करें। देखो यहाँ पर अब वीनेट और सब्सक्रिप्शन, तो यहाँ पर रिसोर्स ग्रुप में सेम लेके चल रहा हूँ, सब्सक्रिप्शन भी सेम है। अब इसका नेम तो मैंने यहाँ पर ले लिया वीनेट 2। उसका रीज़न रिव्यू एंड क्रिएट कर देता हूँ चाहूँ तो, या फिर नेक्स्ट नेक्स्ट करके। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक चीज़ चेंज कर लेता हूँ, CIDR, ठीक है। तो वहाँ पर मैंने जो CIDR लिया हुआ है वो कुछ और लिया है, तो यहाँ पर मैं डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। जो वीनेट 1 है इसका जो CIDR उठाया है इसने 10.0.0/16 उठाया हुआ है इसने, ठीक है। ये आपके वीनेट 1 का CIDR है। और वीनेट 2 पे जो CIDR वैल्यू दे रहा हूँ मैं, कौन सी दे रहा हूँ, वो दे देता हूँ 10.1 वाली, 10.1 वाली, ठीक है। तो ये CIDR हम दे देंगे। समझ में आया यहाँ तक सभी को? चलिए, तो कहाँ हो गया, हाँ। तो यहाँ पर आपका ये CIDR पाएंगे, यहाँ पर आपको क्या करना है, CIDR में चेंजेस करना है। क्या करेंगे सर आप, यहाँ पर CIDR में चेंजेस करेंगे। अच्छा, कई बंदों के मन में पता क्या क्वेश्चन आता है कि सर ये वीनेट पियरिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये क्या सेम रीजन पे सपोर्टेड होगा या क्रॉस रीजन पे होगा। तो ये आप सेम रीजन पे भी कर सकते हो, डिफरेंट रीजन पे भी कर सकते हो, और आप चाहते हो कि इसको डिफरेंट अकाउंट पे करना है तो भी कर सकते हो आप। जैसे मान लीजिए कि रिजवान सर ने अपना खुद का अकाउंट बनाया और उनके अकाउंट पे एक वीनेट बनाया और मेरे अकाउंट पे एक वीनेट बनाया, और मैं उन दोनों को आपस में प्राइवेट कम्युनिकेशन करवाना चाहता हूँ, तो वहाँ पर भी वीनेट पेयरिंग सपोर्टेड है। समझ में आया? हम्म, ठीक है। तो यहाँ पर हम OCIDR को चेंज कर देते हैं, इसको ले लिए 1, और यहाँ पर /16 है, नेक्स्ट कर दीजिए आप, टैग एंड रिव्यू एंड क्रिएट पे। ऐसा स्लो हो रहा है क्या, एक सेकंड देखते हैं, एक सेकंड। नहीं, बोल दिया करो ऐसा, कंफ्यूज हो तो। स्पीड तो सही आ रही है। चलो, हो सकता है थोड़ा सा ब्राउजिंग स्पीड स्लो हो। देखो, तो अभी आप आएंगे, हाँ, अभी यहाँ पर रिसोर्स ग्रुप पर आइए। ठीक है, ठीक है, कोई नहीं। ठीक है, अभी देखो, अभी हम रिसोर्स ग्रुप पे आ गए। ये हमारा वीनेट पेयरिंग दिख रहा है, ठीक है। ये रिसोर्स ग्रुप का नाम है, इस पर क्लिक करते हैं आप, और यहाँ पर आइए। तो आपके पास ये वीनेट 1 है, ये वीनेट 2 है, दो वीनेट आपके पास बन गए, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू डायग्राम पे आइए, और डायग्राम में देखो हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पर सबनेट है। तो मैं यहाँ पर सबनेट अभी क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा जब मैं क्या करूँगा, VM लॉन्च करूँगा सबनेट के अंदर, ठीक है, सॉरी वीनेट के अंदर। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक VM बनाऊँगा इसके अंदर, एक VM बनाऊँगा इसके अंदर। मतलब आपने दो सबनेट बना लिए, अब दो VM बनाना है, एक एक दोनों सबनेट पे। समझ में आया क्या? हाँ, सबनेट नहीं, अलग अलग VM बनानी, अलग अलग VNet पे, ठीक है। तो यहाँ पर आएंगे आप, और यहाँ से वर्चुअल मशीन पे क्लिक करेंगे आप।
तो यहाँ पर देखो कोई भी वर्चुअल मशीन नहीं है हमारे पास, तो ये हमारा प्लस का निशान दिख रहा है क्रिएट करने का, इस पर क्लिक करेंगे आप, वर्चुअल मशीन पे क्लिक करिए। क्या दिक्कत है, रुको। चलो मुझे 1 मिनट दो, मैं नेट ही चेंज कर देता हूँ दूसरा। अभी स्क्रीन विजुअल हो रही बराबर? ठीक है। अब तो ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वीएम लॉन्च करेंगे। और जब यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, वीएम लॉन्च करोगे तो यहाँ पर रिसोर्स ग्रुप चूज़ करना है। तो रिसोर्स ग्रुप मेरा क्या है, वीनेट पेयरिंग है, ठीक है। फिर यहाँ पर वर्चुअल मशीन का नेम, तो वर्चुअल मशीन का नेम मैं क्या दे रहा हूँ, ध्यान देना, वीनेट 1-VM, मतलब वीनेट 1 के अंदर वीएम बनाया है मैंने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको रीज़न चूज़ करना है, तो मैंने अभी बताया रीज़न सेम भी रख सकते हो, डिफरेंट भी रख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया कि डिफरेंट भी रख सकते हैं, सेम भी रख सकते हैं, तो हमने सेम रखा, नो प्रॉब्लम। फिर अवेलेबिलिटी ऑप्शन होता है यहाँ पर कि अवेलेबिलिटी जोन चूज़ करना है या आपको वर्चुअल मशीन स्केल सेट चूज़ करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर अवेलेबिलिटी जोन 1 रखना है या कितने रखने हैं, 2-3, तो मल्टी अवेलेबिलिटी जोन भी ले सकते हो। फिर सिक्योरिटी टाइप यहाँ पर, तो ट्रस्टेड लॉन्च वर्चुअल मशीन, इसे हम लोग टीपीएम के कॉन्सेप्ट से कॉल करते हैं, ठीक है। जो आपका हार्डवेयर आते हैं उन पर टीपीएम का कॉन्सेप्ट चलता है, तो ये आप ले सकते हो। फिर यहाँ पर आपको इमेज कौन सी लेनी, तो मैंने उबंटू की ले लिया। फिर यहाँ पर आर्किटेक्चर, उसके बाद यहाँ पर साइज़, तो देखो ये बोल रहा है कि भैया ये जो साइज़ है ये इस सब्सक्रिप्शन पे सपोर्टेड नहीं है, तो हम क्या करते हैं, दूसरा ले लेते हैं, ये वाला, ठीक। आप उसके बाद यहाँ पर अथेंटिकेशन का मेथड, तो यहाँ पर जो अथेंटिकेशन है मैं पासवर्ड वाला लेके चल रहा हूँ। अब यहाँ पर ध्यान दो कि AWS के क्लाउड में क्या होता है कि अगर आपने कोई EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया है तो वहाँ पर की पेयर ही क्रिएट होगा, पासवर्ड का ऑप्शन डायरेक्ट नहीं देगा। हाँ, बाद में आप क्या कर सकते हो, उस EC2 इंस्टेंस को कनेक्ट कर लो, फिर उसके बाद उसकी फाइल में जाके आप उसका पासवर्ड अथेंटिकेशन इनेबल कर दो, वो सब कर लो, वो लिनक्स के अंदर मिल जाएगा, राइट। बट डायरेक्टली AWS ऐसा नहीं देता, लेकिन यहाँ पर अजूर क्या बोलता है, मैं देता हूँ। इसका पासवर्ड क्या रख, सॉरी यूज़र नेम क्या रखते हैं हम, VM1 पासवर्ड में सेट कर देता हूँ, ठीक है। पासवर्ड मैंने जो भी अपने अकॉर्डिंग सेट कर दिया। उसके बाद इनबाउंड रूल, तो यहाँ पर देखो मैं HTTPS भी अलाउ कर देता हूँ। फिर डिस्क पे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो डिस्क पे लेके जाएगा कि कौन सी डिस्क चाहिए, कितना चाहिए, वो सब चीज़ें। फिर नेक्स्ट नेटवर्किंग पे आएंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना नेटवर्किंग का फंडा यहाँ पर, ठीक है। तो वेट करेंगे, थोड़ा सा स्लो लोड हो रहा है। देखो, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि सबनेट ये एक डिफ़ॉल्ट नाम से बना रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर वीनेट जो है 1 लेके चल रहे हैं हम, पब्लिक आईपी ये बना रहा है। और देखो मैंने पब्लिक आईपी क्रिएट नहीं किया, तो इसका नेम क्या रख रहा है, न्यू वीनेट 1 VMIP, तो ऐसे ये नेम ऑटोमेटिक रखता है। फिर उसके बाद यहाँ पर NIC नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप लगाना है, तो आप ये लगा लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएंगे आप, तो इनबाउंड रूल्स। उसके बाद यहाँ पर डिलीट पब्लिक आईपी एंड NIC व्हेन VM इज़ डिलीटेड, तो ये कर दीजिए आप। फिर लोड बैलेंसर का ऑप्शन है, तो हम पढ़ेंगे आने वाले टॉपिक पे। फिर मैनेजमेंट पे आ जाइए यहाँ पर, तो ये सब आपका बैकअप वगैरह के फीचर्स हैं जो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फिर मॉनिटरिंग का है, फिर एडवांस पे जाएंगे, तो ये सब वो एडवांस लेवल की चीज़ें, ऑप्शन है आपका, जो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ डे 1 पे, डे 2 पे, ठीक है। तो यहाँ पर आप रिव्यू एंड क्रिएट कर दें तो आपका एक वर्चुअल मशीन क्रिएट हो जाएगा। ये वर्चुअल ये वर्चुअल मशीन बना दी है वीनेट के अंदर, वर्चुअल मशीन क्रिएट कर दी हमने, ठीक है। ये डायग्राम समझे, ये आपने एक वीनेट बनाया, वीनेट के अंदर हमने सबनेट नहीं बनाया, सबनेट ऑटोमेटिक बन गया, और हमने इसके अंदर एक वर्चुअल मशीन बना दी। अब वीनेट 2 के अंदर एक वर्चुअल मशीन बनाएंगे तो सबनेट ऑटोमेटिक उसके अंदर भी बन जाएगा, ठीक है। देखो सबमिट हो रहा है, डिप्लॉयमेंट।
ठीक है, सो वेट करें यहाँ पर। देखो डिप्लॉयमेंट प्रोग्रेस में ये थोड़ा सा स्लो है AWS के कंपेयर में, ये इसका ड्रॉबैक है। बाकी फीचर AWS से बहुत अच्छे अच्छे देता है। हम्म, हाँ। तो यहाँ पर गो टू रिसोर्स पे करो। ये आज से नहीं, 2019 से ऐसा ही स्लो है। थोड़ा सा तो पहले से फिर भी हो गया है, बट ऐसा ही स्लो था ये। तो देखो VM बन गई आपके पास। अब हमें क्या करना है, एक और VM बनाना है। तो यहाँ वर्चुअल मशीन पे आइए, तो दिखा रहा है कि ये एक आपका वर्चुअल मशीन बन चुका है। एक और क्रिएट करते हैं हम। तो यहाँ पर वर्चुअल मशीन पे क्लिक करिए और यहाँ पर आ जाइए। देखो रिसोर्स ग्रुप, तो मैंने VNet पेयरिंग लिया, वर्चुअल मशीन का नाम तो मैं VNet2-VM लेके चल रहा हूँ। फिर ये वही रीज़न अवेलेबिलिटी जोन चूज़ कर लो। तो ये सब वही है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आपका ये सिलेक्टेड है। यहाँ पर पासवर्ड का ही टाइप लेके चल रहे हैं हम। तो इसका पासवर्ड जो क्या रखते हैं, मैं VM2 रख देता हूँ यूज़र नेम, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपका VNet2 लेके चलेंगे आप। सबनेट ऑटोमेटिक उठा लिया, पब्लिक IP सब कुछ, अब कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट करके रिव्यू क्रिएट कर, डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सो वेट करें। यहाँ पर कर दीजिए क्रिएट। ओके, सो डिप्लॉयमेंट हो रहा है। तो हो गया, और अब प्रोग्रेस में दिखा। अभी ये प्रोग्रेस में ही रहता है। तो ये अब अभी स्कैन थोड़ा 2 सेकंड का और मिसमैच है इसलिए। बहुत सारा वो इसका ऑटो का साथ है कि कैसे हो सकता है ओवरराइड कराने में। ऐसा है नहीं पर्टिकुलर, बाकी मैं देख के एक बार भेज दूंगा आपको। हाँ खाना बहुत सब का ट्रैकिंग है। ठीक ठीक, मैं भेज दूंगा आपको। तो बहुत टाइम बहुत बहुत टाइम का कर सकते हैं दूसरा छोड़ दो बहुत का उसका कराना शुरू कराना। दूसरा ऑप्शन बताया तो था, साइड टू साइड। तो हमारा डिफरेंस क्या बोल रहे हैं? क्या। जो आपका VNet पेयरिंग होता है, ये क्या होता है कि इजी टू सेटअप होता है। और जो साइड टू साइड होता है वो क्या होता है कि आपका जैसे ऑन प्रीमाइज डेटा सेंटर वगैरह सेटअप करने हैं, उनका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर आपकी VMs रेडी हो गई। अभी मैं कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आएंगे आप, कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। ये देखो, ये इसने दे दिया कि कमांड है ये। तो मैं पुट्टी पे ही कनेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर SSH हटा देंगे, क्योंकि ये आपका SSH ऑटोमेटिक उठा लेता है। देखो ये एक्सेप्ट करने को बोल रहा है, तो पासवर्ड पूछ रहा है, तो मैंने यहाँ पर पासवर्ड दिया।
देखो VM1 है VNet1 का, ठीक है। इसका थोड़ा सा मैं फॉन्ट साइज बड़ा कर देता हूँ। चलिए ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा लेके आते हैं यहाँ पर। चलिए तो इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ अभी। और अब हम कनेक्ट करेंगे दूसरे वर्चुअल मशीन को। तो यहाँ पर आएंगे, कॉपी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये SSH वापस से भी पेस्ट कर दीजिए, इसको भी एक्सेप्ट करिए। देखो कनेक्ट हो गया, इसको भी थोड़ा सा फॉन्ट साइज बड़ा कर दें। चलिए, तो अब आप लोग ध्यान से देखना ज़रा। ओके, सो ये आपका VNet1 का VM है, और ये देखो इसके होस्ट नेम से भी आपको समझ में आ रहा होगा कि ये VNet2 का VM है और ये वाला VNet1 का है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं पिंग करता हूँ किसको, VNet1 के पब्लिक IP को, ठीक है, ध्यान देना। सॉरी, VNet2 के, तो ये आपका VNet2 है, इसका VM जो है, ये पब्लिक IP कॉपी किया मैंने और इस पे बैठ के पिंग करता हूँ, किससे, वन वाले से। पिंग हो रहा है क्या, हुआ क्या पिंग, अभी नहीं हुआ, ठीक है। अब सेम चीज़ मैं क्या करता हूँ, सॉरी, टू वाले से वन को पिंग कर दूँ। तो यहाँ पर आएंगे आप और वर्चुअल मशीन 1 का IP उठाएंगे। पिंग हुआ क्या, नहीं हुआ, राइट। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर आपका जो पिंग का ट्रैफिक है ICMP वो ब्लॉक है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपका क्या है कि यहाँ पर जब आप इनको क्या करते हो, आपस में कम्युनिकेशन करवाना चाहते हो, तो ये एक दूसरे से जब अथेंटिकेटेड होते हैं तब अलाउ होते हैं, कहाँ से, प्राइवेट IP से। बट अभी हमने पब्लिक IP से कराया था, और पब्लिक IP से पिंग इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इनका ICMP पोर्ट अलाउड नहीं है, ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप पे, इसलिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम प्राइवेट IP से करेंगे। तो पहले आ जाइए, कहाँ गया आपका ये, इसका प्राइवेट IP, चलो यहाँ पर तो दिख नहीं रहा है, नीचे दिख जाएगा शायद, ये दिख रहा है प्राइवेट IP एड्रेस। ये किसका प्राइवेट IP एड्रेस है सर, आपके VM1 का, वन का ही है ना, कहाँ गया, इसका नेम दिख रहा है आपको, हाँ, VNet1 का। तो 1 का है, तो मैं क्या करता हूँ, 2 वाले से पिंग करवाता हूँ, ठीक है। हो रहा है क्या पिंग, ये नहीं हो रहा। सेम चीज़ अब आप क्या करते हैं, 1 वाले पे बैठ के 2 वाले को पिंग कराते हैं ज़रा। तो इसका भी प्राइवेट IP ले लो, ये प्राइवेट IP है, तो ये 2 वाले का कॉपी करें आप। हो रहा है क्या पिंग, नहीं हो रहा।
यहाँ पर नेम दे दो, तो मैंने दे दिया VNet 1 2 VNet 2, ठीक है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन और VNet, तो देखो आपने 1 से कर रहे हो 2 को, ठीक है, तो यहाँ पर 1 नहीं सिलेक्ट करोगे, यहाँ पर 2 सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। और देखो यहाँ पर आ भी रहा है लोकल वर्चुअल नेटवर्क पियरिंग सेटिंग अलाउ VNet 1 टू एक्सेस VNet 2, ठीक है। तो VNet 1 वाला जो है 2 को अलाउ कर लेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको गेटवे वगैरह लगाना है तो आप गेटवे के थ्रू भी अलाउ कर सकते हो। ये सब चीज़ें आपको तब बताऊंगा जब मैं नेट गेटवे वगैरह एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे आप, तो अलाउ VNet 2 टू रिसीव फॉरवर्डेड ट्रैफिक फ्रॉम VNet 1, तो VNet 1 से 2 पे भी अलाउ करना, तो यहाँ पर टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं नहीं कर रहा हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर आप इसको नेम दे दो, तो लोकल पियरिंग लिंक नेम, तो मैंने दे दिया VNet 2 से VNet 1, ठीक है। और यहाँ पर कर दीजिए आप ऐड, और यहाँ पर देखो पिंग करवाओगे अब आप इसको, तो ये पिंग करेंगे आपस में। वेट करो, वो जब तक डिप्लॉयमेंट होगा तब तक यहाँ पर पिंग नहीं होंगे। ठीक है, सो वेट करना आपको। होने लगे पिंग, मैंने कुछ किया क्या कहीं जाके? नहीं, बस पेरिंग वाले में भी तो सेटिंग की, हो गया काम से किया था। तो यही कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट रहता है कि भाई आपस में प्राइवेट पेयरिंग कराना है, प्राइवेट पिंग कम्युनिकेशन कराना है, तो कैसे कर सकते हैं, समझ में आया? नहीं, इसको तो अलग से करो, और वो बंदा इसी से पेरिंग वाला है। नहीं, वो आपको यहाँ पर पेयरिंग कनेक्शन पे आके ही देखना पड़ेगा। ये यहाँ पर आके ये जो पेयरिंग कनेक्शन है ना, इस पे दिखा रहा है। हम्म, पर आप भारत को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में नहीं होगा, हाँ बिल्कुल सेम जैसे सेम सेम चीज़ है। यही कैसे पता चलेगा कि जैसे आपके अकाउंट को हस्बैंड का मुझे ऐसे सेटअप बनाना है, उसके लिए हम अकाउंट आईडी और वो सब डालते हैं, सब्सक्रिप्शन आईडी वगैरह, तब जाके वो करता है। तो वो कैसे आप कर सकते हैं, फ्री में तो पैसा नहीं लगता है। फ्री है, फ्री। ये आपको 20,000 रुपये देता ना, देखो मेरे यहाँ पर दिखा भी रहा होगा शायद, एक सेकेंड मैं डुप्लीकेट टैब ओपन करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये फ्री टायर है, इसमें आपको 20,000 रुपये मिलते हैं। कहाँ गया, सब्सक्रिप्शन के अंदर आओगे, तो ये यहाँ पर देख रहे हो डॉकर VM मैंने एक बनाई थी, उसका 10 रुपये बिल आया था। उसके बाद मैंने VNet 1 VM बनाया, 3 रुपये आया, ये 3 रुपये अदर चार्जेस भी, मतलब सिर्फ इतने से आए। और ये आपको मिलता कितना है, $200। देखो ये बोल भी रहा है कि 8 दिन में ये एक्सपायर हो जाएगा, $199 बचा हुआ। मुझे $200 मिला था जिसमें सिर्फ $1 यूज़ हुआ है, देखो कितना कम, समझ सो में सर आया? इसके प्रैक्टिकली टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा कम नहीं है। दूसरा अकाउंट बना लो, क्या दिक्कत है? हाँ, ये भी है। ठीक है, तो यहाँ पर ज़रा वापस आओ। तो मैं क्या बोल रहा था आपको, हाँ इस पे आएंगे आप अपने VM पे, ठीक है। तो ये पब्लिक IP से पिंग नहीं हो रहा था, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है तो आपका कहाँ गया, ये VNet 1 VM है, तो इसके सिक्योरिटी ग्रुप पे आएंगे आप, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट ही सर्च कर लो NSG करके, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। यहाँ पर देखो दो हैं, एक आपका VNet 1 VM NSG है, दूसरा VNet 2 VM NSG है। यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर देखो ये इनबाउंड रूल और आउटबाउंड रूल, तो देखो इसमें क्या क्या अलाउ है, SSH अलाउ है, HTTP अलाउ है, HTTPS अलाउ है, ठीक है। और ये आपका कौन सा वाला है, ये ठीक है, ये इनबाउंड का है। आउटबाउंड में देखो आप, आउटबाउंड में क्या है, सब कुछ अलाउड है, इसने बोला है एनी एनी सब कुछ, ठीक है। लेकिन इनबाउंड में क्या है, सारा कुछ अलाउ नहीं है।
तो यहाँ पर आप जब ऐड ऑन कर दोगे रूल तब जाके आपका हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऐड करके प्रायोरिटी, यहाँ पर ऐड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर सोर्स एनी कर दो, फिर उसके बाद पोर्ट नंबर दे दो, डेस्टिनेशन एनी कर दो, फिर यहाँ पर सर्विस की भाई आपका कौन सा, जैसे आईसीएमपी है जो भी है ये आपको अलाउ करना है वो कर दो। तो जैसे यहाँ पर आईसीएमपी आपको दिख रहा होगा, मुझे तो दिखा नहीं, हाँ पहले चला गया। नहीं वो आई मैप था ऊपर था, अच्छा हाँ मैं तो सर पिंग करने के लिए आईसीएमपी होता है। ठीक ऐसे चलिए। है, एच टी टी पी आर डी एस पोस्ट एसक्यूएल, इसमें आ गई क्या बात, ये है। ठीक है, यहाँ पर तो ये आपका आईसीएमपी अलाउ कर दोगे आप, तो यहाँ से ये पिंग करना स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ पर प्रायोरिटी होती है, ये प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये 3 है। ठीक है, तो ये सबसे कम वाला जो नंबर होता है उसको क्या करता है, चेक करता है। तो जो सबसे कम प्रायोरिटी होती है पहले उसको प्रायोरिटी देता है। अब इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए, तो ये आप लोग इम्प्लीमेंट कर लेना। ठीक है, ये आईसीएमपी वाला करना, पब्लिक आईपी से पिंग हो जाएगा। तो मैं क्या प्रायोरिटी का बता रहा था, फॉर एग्जांपल मैं ऑल ट्रैफिक अलाउ करना चाहता हूँ, सॉरी डिनाई कर दिया। ठीक है, 2 रूल लगाया मैंने यहाँ पर। एक रूल मैंने लगाया, उसको प्रायोरिटी नंबर दे दिया 300। ठीक है, उस पर मैंने जो पोर्ट नंबर है ऑल दे दिया, 0 से लेके 65,000 तक के, और उसको मैंने अलाउ की जगह डिनाई कर दिया। क्या कर दिया, 0 से लेके 65,000 तक का जो पोर्ट नंबर है उसको मैंने क्या कर दिया, डिनाई कर दिया, और उसको प्रायोरिटी नंबर मैंने कितना दे दिया, 300। और फिर मैंने 310 प्रायोरिटी नंबर दिया और उस पर मैंने बोला एसएसएच अलाउ होना चाहिए। तो जब आपने एसएसएच करने की कोशिश करी तो वो आएगा इसके जोर के फायरवॉल पे, एनएसजी पे, और चेक करेगा कि भैया एसएस अलाउ है या नहीं। तो सबसे पहले वो कौन सा रूल पड़ेगा, 300 वाला। तो क्या बोलेगा, भैया इसमें तो सब ब्लॉक है, तो वो आपको 310 वाले पे लेके ही नहीं जाएगा। लेकिन यहीं पर आपने क्या कर दिया, प्रायोरिटी नंबर एसएसएच का आपने 300 रखा, और जो ऑल वाले डिनाई कर रहे हो उसका आपने 310 कर दिया। तो पहले तो एसएसएच आपने जब कनेक्ट करने की कोशिश करोगे अलाउ कर देगा, बाद में चेक करेगा कि ब्लॉक है। तो जो रूल नंबर कम होता है पहले उसको इम्प्लीमेंट करता है, वो अलाउ कर रहा है या डिनाई कर रहा है उस चीज़ के चेक करके डिसीजन लेता है। ये सेम कॉन्सेप्ट उस पर मिलता है जो अजोर के, सॉरी अजोर बोल रहा हूँ, एडब्ल्यूएस के नैकल में मिलता है ना। तो ये सेम चीज़ इस पे देता है कि आप किसको अलाउ करना चाहते हो, किसको डिनाई करना चाहते हो। लेकिन एडब्ल्यूएस के जो सिक्योरिटी ग्रुप होता है उस पर ये चीज़ नहीं मिलती है, वो नेकल पे मिलती है। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा कि वीनेट पेयरिंग क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं। बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा नहीं पूरा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और मेरा अकाउंट भी नेक्स्ट वीक तक ख़त्म हो जाएगा, तो मुझे भी इसको दूसरा बनाना पड़ेगा या फिर आप लोगों का यूज़ करना पड़ेगा। तो आप लोग भी बना के रख लेना। अभी तो ऐसा है कि एक दूसरे का यूज़ करो, मैं तो बोलूँगा तो उससे क्या है, ज़्यादा बेटर होगा। जैसे रिजवान सर ने क्रिएट कर लिया, $200 मिलेगा, तो रिजवान सर और अकबर सर आपस में शेयर कर लो अकाउंट। ठीक है, फिर जब अकबर सर बनाएंगे तो दोनों कर लोगे, तो इससे क्या है, आपको ड्यूरेशन लंबा मिल जाएगा। हाँ तो क्योंकि 200, हाँ क्योंकि $200 बहुत होता है। मैंने बताया ना, आज हमारा शायद 1 मंथ होने वाला है, बीच में क्लासेस नहीं हुई, बट वो क्या है 30 डेज़ के लिए मिलता है $200। 30 डेज़ के बाद वो $200 जो है तो